सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के बयान हल्फी ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। आसार हैं कि सियासत के बाद कानूनी महाज पर हुकूमत की मुश्किलात बढ़ने लगी। अपने बयान हल्फी में साबिक चीफ जज GB राना शमीम ने कहा है कि जुलाई 2018 में उस वक्त के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार तातीलात के सिलसिले में अपनी फैमिली के 27 अफराद के हमरा गिलगित आए और इन्होंने अदालत के मेहमान खाने में क़याम किया। राना शमीम के बकौल जिस शाम का ये वाक़या है उस दिन वो, उनकी मरहूम अहलिया जस्टिस साकिब निसार और उनकी अहलिया बाग में चाय पी रहे थे। राना शमीम कहते हैं कि मैंने देखा कि चीफ जस्टिस परेशान थे और अपने रजिस्ट्रार से मुसलसल फोन पर बात कर रहे थे और इन्हें हिदायत दे रहे थे कि फलां जस्टिस की रिहाइशगाह पर जाओ और इनसे दरखास्त करो कि वो साकिब निसार को फौरन फोन करें। राना शमीम ने बयान हल्फी में कहा है कि साकिब निसार ने कहा अगर फोन कॉल ना लग पाए तो उस जज तक ये पैगाम पहुंचाना कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ को किसी भी कीमत पर आम इंतखाबात से कबल जमानत पर रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन फिर उनकी उस जस्टिस से फोन पर बात हो गई और उन्होंने उसे बताया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ आम इंतखाबात के इनेकाद तक जेल में रहना चाहिए। दूसरी तरफ से यकीन दहानी मिलने पर वो पुरसुकून हो गए और खुशी से चाय का एक और कप मांगा। साबिक चीफ जस्टिस ने इस इल्जाम की तरदीद की है। इस मामले का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया है और राना शमीम को जाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जमानों के इजलास में इस मामले के कानूनी पहलू पर भी गौर किया गया। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी का कहना था कि इस जज को नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान में जज लगाया। इस सारे मामले में दिलचस्प बात जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि राना शमीम ने अपना बयान हल्फी लंदन के जिस नोटरी पब्लिक से तस्दीक कराया उसी ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स की तस्दीक की है। यह महज हुस्न इत्तेफाक है या फिर कोई गहरा चक्कर? कहा यह भी जा रहा है कि राना शमीम ने जिस मुअज़्ज़िज़ जज का नाम लिया है वो नवाज शरीफ की जमानत केस सुनने वाले बेंच में शामिल ही नहीं थे। ये क्या मामला है, इसी से आगाज करेंगे। बाबर डोगर गुलाम रज़ा मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, ये अचानक क्या हुआ है? उसामा साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ने आपको पता है जो रूलिंग दी थी और इनको सिसिलियन माफिया कहा था। सिसिलियन माफिया, गॉड फादर, वो जिनके बड़े लंबे हाथ हैं, ये इनके कानून से बढ़ के इनके हाथ हैं। किस तरह से जजों को मैनेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, अपनी मर्जी की स्टेटमेंट्स निकलवा लेते हैं, चाहे वो नैब कोर्ट के जज बशीर साहब हों, चाहे अब ये राना शमीम साहब हों। बहुत सारी कंट्रोवर्सी सामने आ गई हैं। पहली बात तो ये है कि ये जस्टिस आमिर फारूक साहब की बात कर रहे हैं, आप कह रहे होंगे। जी अरशद साहब, सर ये जो आमिर फारूक साहब की बात की जा रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सीनियर जज हैं, अब मुझे बताएं कि 17 जुलाई 2018 को जब नवाज शरीफ की बेल की कैंसिलेशन का फैसला आया, उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो दो जजेस के दो रुकनी जजेस का बेंच था, उसमें जस्टिस अख्तर, एक थे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और दूसरे थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। अच्छा जी। जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस अख्तर कियानी जी। अब मुझे बताएं, उसमें आमिर फारूक साहब तो है ही नहीं है जज, तो ये फिर किस जज का रेफर दे रहे कि चीफ जस्टिस किस जज से बात कर रहे थे? दूसरी बात ये कि ये जो नोटरी पब्लिक की बात की जा रही है कि इन्होंने नोटरी पब्लिक करवाया चार्ल्स डॉटसन, जो नोटरी पब्लिक है लंदन में, ये वही नोटरी पब्लिक है। चार्ल्स डॉटसन जो है उन्होंने खुद मीडिया से बात की, उन्होंने खुद कहा कि जनाब मैंने किए हैं और मियाँ साहब ने जो अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे मेडिकल के पंजाब गवर्नमेंट को, ये भी वहीं से नोटरी पब्लिक करवाए गए थे। क्या ये इत्तेफाक है? मेरा मतलब कि वहीं से इनके नोटरी पब्लिक होते हैं, वहीं से उनके नोटरी पब्लिक होते हैं। और ये 3 साल बाद क्या ये इत्तेफाक है कि हर नून लीग की बड़ी स्टोरी इंसार अब्बासी साहब को मिलती है, जंग ग्रुप को मिलती है, द न्यूज़ के जरिए से उसको ब्रेक करवाया जाता है? ये इत्तेफाक है? साहब फिर उनका ताल्लुक साहिवाल से है, उनके पंजाब में उनके जो बेटे थे वो एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे नून लीग के दौर में, तो ये भी इत्तेफाक होगा। इतने सारे इत्तेफाकात, जिस जज का नाम लिया जा रहा है वो जज की रेलेवेंसी उस केस में कोई नहीं है, और जनाब जज साहब ने नोटरी जो है वहाँ से करवा दिया और उसके बाद नून लीग जो है वो सारा उन्होंने, असल में उनको पता है कि कोर्ट में इसका कुछ नहीं बनना, इसकी सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज ही मिलनी है कि जनाब देखें हमारे से बड़ा जुल्म हुआ,
देखिए जनाब, ये साकिब निसार साहब ने पहले ही कह दिया था। मुझे एक बात बताएं, साकिब निसार साहब बच्चे हैं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है, मैं एक मफरूजे पे बात कर रहा हूँ। अच्छा। उसामा साहब वो बंदा जिसको ये पता है कि मेरे कमरे भी बगिंग है, मेरा फ़ोन भी बग होता है, एक एक चीज़ बग होती है, वो गिलगित बल्तिस्तान की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने बैठ के सरेआम फ़ोन करके ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है। क्या आपको ये पॉसिबल नज़र आता है? वहाँ पर तो दीवारों के भी कान होते हैं, अगर उसने ये करना ही था तो वो पहले ही करके आ जाता, और अगर उसको आखिरी टाइम पे भी करना था वो थोड़ा सा साइड पे जाके फ़ोन कर लेता। वो इतना बेवकूफ़ तो कोई नहीं है कि जनाब वो अलल ऐलान इतने सारे लोगों के सामने इतना सेंसिटिव इशू जो है, बल्कि उस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेंसिटिव जो इशू है उस पर अलल ऐलान लॉन में बैठ के लोगों के सामने फोन भी उस जज को करेगा जिसका उसके से कोई ताल्लुक ही नहीं है, उससे जो ना सुन रहा है। सारा टोपी ड्रामा, सारा टोपी ड्रामा है। नून लीग इसकी माहिर है, इनको पता है कि किस टाइम में कौन सा पत्ता खेलना है, लेकिन पत्ते जो खेल रहे हैं ना समझ सा वो बड़े 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 फजूल पत्ते हैं। मेरा मतलब क्या फायदा हुआ कि 1 घंटे के अंदर सारी स्टोरी खुल के सामने आ गई, एक एक चीज सामने आ गई कि जनाब आपने क्या करने की कोशिश की, क्या नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की, और अल्टीमेटली उसमें से निकला क्या। वो जज अशरफ मदनी का भी हमने देखा था क्या हुआ। अच्छा ये बताएं गुलाम साहब कि ये 10 नवंबर 2021 को इस दस्तावेज पर दस्तखत होनी है, ये जो नोटरी पब्लिक, ये वहीं से बरतानिया से, ये अजीब सी कहानी है। वहां क्यों, फिर अब क्यों, 3 साल बाद क्यों केस चल रहा है, उस वक्त क्यों यहां आकर क्यों नहीं बताया, या अदालत में जाकर कुछ क्यों नहीं किया? ये एक अजीबोगरीब सवाल है जिनकी कुछ समझ नहीं आ रही। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो इन्होंने हल्फनामा दिया है वो नोटरी करवाया, वो नोटरी लंदन से हुआ, ये गए हुए थे अमेरिका के दौरे पे और 2 नवंबर को 3 नवंबर को ये अमेरिका में थे, और अमेरिका में इन्होंने वहाँ एक तकरीर की है किसी तकरीब से। वहाँ खैर साकिब निसार साहब का नाम नहीं लिया इन्होंने, लेकिन इन्होंने वहाँ कुछ इशारे दिए इस तरह के। शायद माफी ज़मीर तंग कर रहा था, जिस तरह से उन्होंने आज मुख्तलिफ रिपोर्टर्स से अपनी बातचीत में ये कहा कि उनकी मरहूमा जो अहलिया हैं उनका ये कहना था कि अब मेरे अपने ज़मीर के ऊपर बोझ है, वो लेकर न जाना, लोगों को बता देना सच क्या है। अच्छा। तो वो उन्होंने सच के हवाले से जो भी हलफनामा था, जो वो सच समझते थे, उन्होंने दिया। अब तरतीब ये है कि इमीडिएटली आप जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं का मौक़िफ़ आ गया, उन्होंने इसको अपनी फेवर में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो मीनवाइल उधर से नोटिस ले लिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, ठीक, और चीफ जस्टिस जो अतर मिनल्ला हैं उन्होंने बहुत ही मुदल्लल अंदाज में आज एक तो तमाम जो वहाँ पर हमारे प्रेस एसोसिएशन के लोग थे उनसे भी, और वैसे भी जो प्रोसीडिंग्स थी उसके दौरान भी उन्होंने कहा कि ये इंतहाई हसास मामला है, और बल्कि उन्होंने सरजनश की रिपोर्टर से जब बातचीत की कि आपको इस तरह से इसको रिपोर्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन जाहिर है कि रिपोर्टिंग का आप जानते हैं कि दुनिया इस चीज़ को चाहती है कि इस तरह की रिपोर्टिंग हो जो सनसनी भी हो, ख़बर भी हो, और इस तरह की चीज़ें हों जिसमें जज भी इन्वॉल्व हो, टाइमिंग्स जिसमें जज भी इन्वॉल्व हों, जो सर्व कर रहे हों। जज देखिए एक बात तो तय है, जिसमें कोई पता चले कि व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पर फैसले होते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू सारा कुछ हो रहा होता है। चीफ जस्टिस साहब से अगर जो अतर मिनल्ला साहब ने जो बातचीत की है, जो वहाँ उन्होंने अपना तमाम रिपोर्टर्स को भी और केस के दौरान भी उन्होंने इस केस की तय तक जाने की बात की है, और ये बड़ी खुशी की बात है कि वो इस केस की तय तक जाएंगे। और उस वक्त तक देखिए, जब तक अब कुछ ज़्यादा दूर तो नहीं है, अब वो बात होगी, कल तमाम रिपोर्टर को, पब्लिशर को, एडिटर को, सबको तलब कर लिया गया है। अब वहाँ पे समाअत होगी, उनसे पूछेंगे कि इसका सोर्स क्या है। साबिक जज, ठीक है, ये साबिक जज, साबिक जज जो हैं उनको भी तलब किया गया है। और अगर ये बयान लिया जाए ना, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने या शेख रशीद साहब ने कहा, ये शहबाज गिल साहब ने कहा कि ये उनकी भर्ती थी, तो जो सियासी हुकूमतें होती हैं जजेस उन्हीं की भर्ती होते हैं। ये इनके होते हुए भी कुछ जज भर्ती हुए हैं, तो क्या उनको उनकी भर्ती कर दिया जाएगा?
जस्टिस मियां साकिब निसार जो थे और वो सेक्रेटरी लॉ थे। किसी जज साहब के बेटे नवाज शरीफ के दौर में पोस्ट पर लगाए जाए, किसी हुकूमत की पोस्ट जो किसी वक्त भी लगा सकते एडिशनल। देखिए जो अच्छा मेरी बात सुने, चले मैं आपको एक रेलेवेंट देता हूँ, रेलेवेंट। आप ये देखें, फवाद चौधरी साहब के भाई जो हैं, फवाद चौधरी साहब के भाई पंजाब में थे ना, जब सियासी गवर्नमेंटें होती है तो इसी तरह से काम होते हैं, इसी तरह से चीजें चलती हैं। तो वो ये चीज जज तो नहीं है, जजेस के अगर बच्चों को लगाने लग जाएंगे तो गवर्नमेंट और बात है। वो तो फिर इसका मतलब है कि आप किस तरह से एक ब्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं किसी जज के बच्चे को, उसके खानदान नहीं। जब जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके बेटे गुलाम मुस्तफा रमदे एडवोकेट जनरल थे नून लीग के दौर पंजाब के। बात ये है कि अहलियत के ऊपर चीजें आती हैं, ये चीजें अहलियत पे मिलती हैं। कोई अहलियत हो तो ठीक है, नहीं अहलियत होती हम कौन होते हैं ये बात कहने वाले, हम कौन होते हैं ये बात कहने वाले कि फलां की वजह से लगा या फलां की वजह से नहीं। सर हम ही होते हैं, हम ही होते हैं सर, इन्वेस्टिगेट हम करते हैं। रिटायर्ड जर्नल ये चीजें निफाक नहीं होती, काबिलियत कितनी होती है ये मुझे पता है। मुझे पता है कि किसकी कितनी काबिलियत होती है, किस तरह से अपॉइंटमेंट्स होती हैं। अच्छा चले, अच्छा ये आपको भी पता है सर। आप जो कह रहे हैं ना कि सारी काबिलियत की बुनियाद पे वो पाकिस्तान का टॉपर था और उसको जनाब उसकी काबिलियत पे लगा दिया। जितनी जिसकी काबिलियत होती है, जहां जहां वो पहुंचते हैं, ये सारी कहानियां मुझे 25 साल से मैं दे रहा हूँ। 25 साल से मैं देख रहा हूँ कि कौन कितना काबिल होता है और वो कहाँ जाता है। अच्छा एक मुझे बात समझाएं डॉक्टर साहब, एक बात सुने आप। जी आपने जो एक बात कही कि दीवारों के भी कान होते हैं, वो वहां पे बात कर रहे थे बगीचे में बैठे, वो दीवारें इर्द गिर्द नहीं थी। फिर जब आप सब काम एक लोगों के कहने के ऊपर कर रहे हो ना, फिर डर खौफ उतर जाता है। सर ये कैसे एस्टैब्लिश कर लिया आपने कि उन्होंने कहा है? अच्छा सुन ले मेरी बात सुने, दो कैरेक्टर्स के नाम, मेरे भाई मेरी बात सुन ले। दो कैरेक्टर्स के नाम आए हैं, दो कैरेक्टर नहीं। फिर आप मुर्जा साहब 1 मिनट सुन लें, उसके बाद मैं बात कर, मेरी बात सुने। जी उस वक्त के चीफ जस्टिस जो जस्टिस साकिब निसार की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त के चीफ जस्टिस वो जाके हॉस्पिटल्स में छापे मार रहे हैं, वो जाके शर्जील मेमन के कमरे से शहद की बोतल निकाल रहे हैं, वो जाके लाहौर के इंस्टीट्यूट में जहाँ से बाहर से लोग आए थे, वो हेड जिनको लाया गया था उनको इनको निकालो, इनको ये करो वो करो। वो क्या ये अक्लमंदी के काम किए गए थे? और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करने वाले तमाम लोगों से आप पूछें, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स का किसी से कोई ताल्लुक नहीं होता, किसी सियासी जमात से सिवाय 1-2 के, वो थोड़े से अटैच हो जाते हैं। यकीन माने ये जो बातें हैं ना जो आज सामने आई हैं, हमें उस वक्त पता थी। अच्छा ये बताएं कि रिपोर्टर्स को उस वक्त पता थी, क्या वो बातें बाहर निकलती थी मरियम को बाहर नहीं आने देना, ये कहा जाता था। हमें बताया जाता था मुख्तलिफ ज़राए से, और ये कहा जाता था कि आपको ये बातें तो समझ लग गई है। मुझे इतना बता दें कि खतरी खत की स्टोरी भी आपको हजम हो गई। लंदन फ्लैट कहाँ से खरीदे, उसके जो इन्होंने कागजात जमा कराए हैं, जो रसीदें दी हैं, वो भी आपने डाइजेस्ट कर ली हैं, वो ठीक है। और सर उसके ऊपर नाहल क्यों नहीं किया गया? उसके ऊपर नाहल क्यों नहीं किया गया? उसी की जमानत हो रही थी, ये उसी केस की जमानत थी जिसमें ये सारा कुछ नाहल क्यों किया गया? नाहल तो कामे के ऊपर किया गया। अब तो मैं एक और खबर ले लें, सजा किस केस में हुई है? शो में खबर ले लें आप। जी एक और मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस, आप ये बात देख लीजिएगा, वो चंद दिनों में, चंद हफ्तों में वो बात करेंगे और बरमला करेंगे। अच्छा उनका भी ज़मीर जागने लगा था और मुझे कहा गया था कि नाहल कर दो, जैसे मर्जी करो, मुझे नहीं पता, नाहल करो। अच्छा ये बाबर साहब ये ज़मीर 3 साल बाद जागता है, उस वक्त तक सोता रहता है, फिर अमेरिका या लंदन में जाके जागता है। मेरा सवाल यही है कि अगर नोटरी पब्लिक ही करना था, पहले तो नोटरी पब्लिक का क्या अहमियत, क्या मुझे तो अभी तक यही नहीं समझ लगी। आप यहाँ पर आते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आते, आप जाके यहाँ पर आप बुलाते, यहाँ पर एक स्टेटमेंट देते, उसके बाद कहते कि जी मैं हाई कोर्ट में खुद जाऊँगा और मैं खुद इस केस को प्लीड करूँगा, ये सारा कुछ हुआ है।
3 साल ये खामोश रहे, 3 साल चुप रहे, अब एकदम एक सिचुएशन बदलती है, चीज़ें दूसरी तरफ चलना शुरू होती हैं और लोगों के ज़मीर जागना शुरू हो जाते हैं। ये ज़मीर उसी वक्त क्यों जागते हैं जब बड़ी बड़ी डेवलपमेंट जो है वो होने जा रही होती हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें होनी जा रही होती हैं, मगर ज़मीर भी बड़ा अजीबोगरीब है कि वो देखता है कि होने की जाग गया तो फड़ के लाइएगा, अब हालात जरा बेहतर है, अब जाग जाओ। तो ये इसी तरह ही है ना समझ। अब आपको लंदन में जाके आप उसी ये भी ये कि ये नवाज से मिले, ये कल ये भी खबर आ जाएगी कि ये नवाज से मिले भी हैं, 100% आएगी। तो ये बात तो नहीं है, इनको उस नोटरी पब्लिक के पास अल्टीमेटली कोई तो लेके गया। ये तो नहीं है कि वो जनाब वो जो नोटरी पब्लिक है वो वही है जो जनाब नवाज शरीफ की बाकी वीडियो ना आ जाए, क्योंकि अरशद मलिक साहब की आ गई थी वीडियो कि जनाब उनके सर मुझे एक बात बताएं, लंदन में पहले पता करवाएं, मैं तो कहता हूं रिपोर्टर से कितना टोटल नोटरी पब्लिक है। ये बंदा उसी के पास क्यों गया जिसने जनाब नवाज शरीफ के सारे नोटरी पब्लिक के जितने भी हेल्थ डॉक्यूमेंट्स थे जो पंजाब गवर्नमेंट को भेजने थे। फिर बात ये कि मैंने अभी आपको बता इसका जो है अल्टीमेटली स्टैब्लिश कैसे होगा। आमिर फारूक साहब तो उस बेंच में है ही नहीं है जिसकी ये बात कर रहे हैं। तो और अगर अब तो दो ही चीज़ें हैं कि आमिर फारूक साहब खुद आए और वो जो उनके रजिस्ट्रार थे वो आगे स्टेटमेंट दें, तभी साबित हो सकती है। अव्वल तो ये इसके अलावा तो कोई साबित हो ही नहीं सकती। सारी उम्र लग रही है, क्या एविडेंस है इनके पास, किस चीज का एविडेंस है? सर इस्लामाबाद क्या प्रूफ है इस बात का कि डाटा निकलवा सकते हैं फोन्स का? उस दिन फोन हुए हैं, फोन उन्होंने चीफ जस्टिस है, उसने वैसे अपने रजिस्ट्रार को किया होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन सर मेरा मतलब चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान है, उसका रजिस्ट्रार से तो उसकी रोज की 10 दफा बात होती होगी, इससे ये कैसे स्टैब्लिश होगा कि उसने क्या बात की है उसके साथ? अच्छा, इसमें ये 27 अफराद का जिक्र है जी इस बयान हल्फी में, ये क्यों? ये तो ऐसा लग रहा है कि पर्सनली वो जा रहे हैं साकिब निसार साहब, इसका कोई रेलेवेंस बनती नहीं है कि केस से कि वहाँ बैठे थे 27 लोगों के साथ वो आए थे, इस तरह से था। तो साकिब निसार साहब उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं जी ये तो एक्सटेंशन चाहते थे और वो नहीं हो सका, तो ये उस पर नाराज़ थे, उन्होंने शिकवा भी एक दफ़ा किया। ये चक्कर भी इसमें नजर आ रहा है। देखिए सामा गाजी साहब एक्सटेंशन दे नहीं सकते थे मियां साकिब निसार साहब, ये तो दिलवा सकते थे। नहीं सर, उन्होंने उसकी वजाहत की है साकिब निसार साहब ने, उन्होंने वजाहत की है, नहीं दे सकते उन्होंने उन्होंने इसकी वजाहत की है। उन्होंने ये कहा है कि इनके जो ज्यादातर केसेस, जो इसमें एयर ब्लू का भी एक केस था, बहुत सारे ऐसे केस थे जो फेडरल गवर्नमेंट से रेलेवेंट होते थे। अच्छा। और ये उनकी जुरिडिक्शन में नहीं आया करते थे, लेकिन उसके बावजूद ये उसमें फेडरल गवर्नमेंट को रगड़ा लगाते थे। अच्छा। और खासा रगड़ा लगाते थे। उसकी रिव्यू पिटीशन जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में आती थी। जब उसकी रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आती थी तो उस पर कई दफ़ा मैंने बर्मी का इजहार किया कि ये गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस जो हैं, जो चीज़ उनके परव्यू में नहीं आ रही ये उस पर क्यों कमेंट करते हैं। अच्छा, इस पर जीबी के जो चीफ जस्टिस राना शमीम साहब हैं वो साकिब निसार साहब से नाराज थे कि आप मेरे केसेस पे कमेंट क्यों करते हैं, जो अपीलें आपके पास आती हैं उसमें जो आप कमेंट करते हैं उससे मेरी रेपुटेशन डैमेज हो रही है और उसकी वजह से जो मेरी एक्सटेंशन होनी थी वो नहीं हो सकी। असल स्टोरी ये है, ये नहीं है कि साकिब निसार साहब ने उनकी एक्सटेंशन करनी थी। अच्छा। उनके जो कमेंट्री होती थी उस पे वो गुस्से में थे। अच्छा, ये बताएं गुलाम साहब के अब ये जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया है अतर मिनल्ला साहब, अब मुझे नहीं लगता कि अतर मिनल्ला साहब के हवाले से नून लीग जो है खदशात का इजहार करेगी, या उनको तो पूरा ट्रस्ट होगा अतर मिनल्ला साहब पर। मुझे नहीं लगता कि वो मतलब उस कैटेगरी में आते हैं जिनका उन्होंने कहा था कि तुम्हारे बच्चों पर ज़िंदगी तंग कर देंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, या बुत हैं इनको निकाल बाहर करो, या कोई भी हमने देखा हो कि उनके खिलाफ कभी आज तक नून लीग ने नहीं कहा। तो उनको तो इस पर बड़ा फिर अब तसल्ली होगी नून लीग को कि बड़ा ज़बरदस्त हो गया है कि इसका एक नोटिस ले लिया गया है ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। देखिए, यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि वो बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, कैंगरो कोर्ट्स उन्होंने कहा, मियां नवाज शरीफ हों, उन्होंने अब कयूम जस्टिस कयूम मलक कयूम जो हैं उनके ज़रिए टेप स्कैंडल आपके सामने हैं। उसके बाद आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। 3 वज़ीर आज़म यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो अपने ऑफिस को खाली करना पड़ा उन्हें। फिर इस तरह के बहुत सारे देखें, ये हमारी तारीख़, आप अगर मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से शुरू करें तो आपको आज तक के हालात में कोई ना कोई हर साल ऐसा वाक़या, ऐसा केस, ऐसी कोई चीज़ मिल जाएगी जिसमें नॉन इशू को इशू बना के और फिर उसमें आगे चीज़ें चलाई जाती हैं। तो वो कोर्ट्स के हवाले से जब अगर कल अतर मिनल्ला साहब इसके हक़ में फ़ैसला
अज्यूम करते हैं, लेट्स अज्यूम कि वो करते हैं, तो पीटीआई चीखे मारेगी कि ये तो जनाब उनके पीआरओ थे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के, तो इस वजह से ये तो नून लीग के साथ इनकी बड़ी अटैचमेंट थी, तो इस वजह से ये कर दिया है। अगर नून लीग वालों के खिलाफ फैसला आएगा तो वो कोई और तोजी निकाल लेंगे कि ये फलां वजह थी तो फलां वजह थी। यहाँ देखें जुडिशरी, एस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिशियंस, ये नेक्सस रहा है और रहेगा। आपको इसका मंतकी अंजाम क्या नजर आता है? ये सारा क्या इससे कोई रिलीफ मिल सकेगा मरियम साहिबा या नवाज शरीफ को केस में? चूंकि इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है, 10 नवंबर को ये सारा फाइल किया जाता है और बता भी नहीं रहे कि मैंने क्यों बयान हल्फी दिया, इस वक्त क्यों दिया, वो नहीं वो बता रहे शमीम साहब। वो उनसे जो आज बात हुई है रिपोर्टर्स की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो रिपोर्टर्स हमारे रिपोर्टर ने भी बात की है उनसे बोल टीवी के, और उनसे जो बातचीत हुई है उन्होंने ये कहा कि मेरे ज़मीर पे बोझ था और मैं इसको उतार के मरना चाहता हूँ। अच्छा। तो ये होता है मुख्तलिफ ममालिक की, अगर आप हिस्ट्री देखें तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग अपने अवाम को अपने आप को बता के मुतमिन होकर मरना चाहते हैं। अच्छा। तो वो कर लेते हैं। पता नहीं अब ये वाकयातन ऐसी है, लेकिन मलिक कयूम साहब भी, मतलब साहब का भी ज़मीर जागेगा या नहीं, मुश्किल है। जी जी, वो देखें, वो उनके ऊपर है कि वो भी जाते हुए कभी ऐसी चीज़ को तहरीर कर दें, लिख दें उसमें कि कहाँ से किन किन जगह से उनको फोन आते रहे और किस तरह से। सर उम्मीद है फिर अब इनका ज़मीर जाग गया तो अभी कल अदालत में पेश होकर उस पर कायम रहेंगे और बताएंगे। मुझे एक बात बताएं, चौधरी साहब का भी ज़मीर, मेरी बात सुने, मेरी बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से देखिए मुहतरम बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो, उनकी गवर्नमेंट गई, उसके बाद वो रिलीफ के लिए वहाँ गई, फिर वो उनका ये भी बयान सारी दुनिया के सामने है कि जहांगीर बदर को मैं चीफ जस्टिस दिल करता है चीफ जस्टिस लगा दूं पाकिस्तान का। फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ के दौर में आप देख लें, फिर उसके बाद आगे जो मुशर्रफ साहब का दौर है उसमें आप देख लें, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर आता है उसमें आप देख लें, फिर उसके बाद नून लीग का दौर आता है और अब ये दौर है। तो ये सारी सूरत हाल एक तालिब इल्म की हैसियत से आप एनालिसिस करें तो आप हमें क्या समझ नहीं आती है कि कौन किस जगह से कैसे जब दिल, वो एक शेर है, वर्ताए नक्श लिखते हो मिटा देते हो, जो दिल चाहता है आप लिखते हैं और मिटा देते हैं। वर्ताए नक्श लिखते हो मिटा देते हो, हमें किस जुर्म तमन्ना की सजा देते हो। अवाम तो सजा के लिए है, अवाम का किसी ने सोचा कभी? सर किसी ने नहीं सोचा। अब चूंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब ने इसका नोटिस ले लिया है, तो अब लगता है कि अब चीज़ सामने आ जाएगी कि इसकी हकीकत क्या है। क्या ये सिर्फ एक अखबारी खबर है या इसमें भी कुछ और है? अभी तो ये मामला लगता है कि पॉलिटिकली यानी इसको हाइप ज़रूर मिल गई है, कानूनी तौर पर अब पता लग जाएगा। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे हुकूमत की बढ़ती मुश्किलात की, और इत्तेहादी साथ छोड़ने की तरफ जा रहे हैं, अपोजिशन बहुत ज़्यादा दबाव डाल रही है। ब्रेक के बाद बात होगी। अब पता चला, अब पता चला। अपोजिशन की तरफ से आपस में राब्ते तेज़ किए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने हुकूमत से भी बातचीत का इशारा दे दिया है। जो ख़त आया था असद कैसर साहब की तरफ से, स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से, उसका जवाब उन्होंने दे दिया है और ऐसा लग रहा है कि अब कमेटी बनाने के लिए, यानी जिसने इंतखाबी इस्लाहात करनी है, दीगर मामला हैं, उस पर एक कमेटी बनाने की तरफ बढ़ा जा रहा है। लेकिन साथ ये भी एतराज़ किया जा रहा है जी काफ लीग और MQM बीच में शामिल क्यों नहीं है इस कमेटी में, और MQM काफ लीग नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं। तो बाबर डॉक्टर साहब, शहबाज शरीफ साहब अब लग रहा है कि अपोजिशन को साथ मिलाकर हुकूमत से कुछ ना कुछ बातचीत की तरफ जा रहे हैं। देखें, आज वो तो राब्ते कर रहे हैं, अपोजिशन से, सारी अपोजिशन पार्टियों से राब्ते कर रहे हैं, लेकिन असल इशू ये है कि जो हुकूमती इत्तेहादी हैं, जब तक वो उनसे नहीं टूटते, जब वो उनके साथ नहीं मिलते, तो मुश्तरका जो पार्लियामेंट का इजलास है उसमें से गवर्नमेंट जो है वो अप्रूव करवा लेगी ये बिल। मेरी इतला ये कि जिस दिन इत्तेहादी वहाँ से उठ के गए उस दिन इमरान खान बहुत परेशान थे,
और अपने मिनिस्टरों को भी खासा उन्होंने झाड़ा, जिन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि इत्तेहादियों से बात हो गई है और वो हमें सपोर्ट करेंगे। उसके बाद ये है कि इत्तेहादियों से दोबारा बात की गई, इत्तेहादियों को दोबारा उनसे उनकी जो डिमांड थी वो किसी हद तक पूरी की गई हैं। जिस तरह से काफ लीग वालों ने कल इजलास बुलाया, उसमें उन्होंने अपनी रिजर्वेशन शो की कि जी पंजाब गवर्नमेंट हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, हम पे एतमाद नहीं किया जा रहा, हमें तरक्याती फंड नहीं दिए जा रहे, ट्रांसफर पोस्टिंग हमें शेयर नहीं दिया जा रहा, हमें एज इत्तेहादी लिया ही नहीं जा रहा। तो उसमें कल जो चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार थे, उन्होंने भी चौधरी पीरलाई से रब्ता किया है। उन्होंने भी जनाब उनसे कहा कि जनाब आपकी जो लिस्टें हैं या जो भी डिमांड है आप हमें बताएं, उसको पूरा करते हैं। तो इत्तेहादियों के लिए तो ये एक मौका है कि वो अपनी बातें मनवा लें, आगे इलेक्शन होने हैं, वो अपने बंदों को एडजस्ट करवा लें, एकोमोडेट करवा लें, ये सारा कुछ कर लें। तो वो जो गवर्नमेंट इमरान खान जो है वो उस पर डेस्परेट हुए हैं कि किसी भी सूरत में ये ईवीएम मशीन जो है इसका बिल पास होना चाहिए। इवन मैंने आपको एक बताया था कि जनाब बहुत अहम जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में इंटरव्यूज हुए थे, उसमें भी उन्होंने यही सवाल पूछते थे कि अगर ईवीएम की जो इलेक्शन जो है उसको ट्रांसपेरेंट जो करवाना है वो किस तरह से करवाया जा सकता है, और अगर उसमें ईवीएम का बिल जो है उसमें आप क्या कोऑपरेट कर सकते हैं इस सारे सिलसिले में। ठीक, तो वो तो डेस्परेट है, वो तो किसी भी सूरत में डू और डाई वाली सिचुएशन है कि ईवीएम का बिल जो है वो हर सूरत में जॉइंट सेशन से पास होना चाहिए जी। उसी दौरान उन्होंने अपोजिशन को भी इंगेज कर लिया कि जनाब अपोजिशन को कि जनाब ठीक है हम आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, आप बताएं कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं और इस पे आगे चलते हैं जी। लेकिन मेरी इत्तला ये कि इत्तेहादियों को खासी हद तक मना लिया गया है और वो इस पे वोट देने को तैयार हो गए हैं। अच्छा, और अब देखें कि अपोजिशन जो है कि हुकूमत के जो अपने अरकान है क्या वो पूरे हो जाते हैं, क्या जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो इमरान खान के साथ वो इस चीज़ पे मान जाता है, अपने नंबर पूरे और इत्तेहादियों के नंबर जब तक पूरे नहीं होंगे हो सकता है ये बिल पास नहीं होगा। अच्छा गुलाम साहब, बुध का दिन है, टाइम बहुत कम है, कोई आपको लगता है कि अपोजिशन कुछ आएगी करीब या कम से कम इत्तेहादी तो साथ दें? वैसे ये 17 तारीख की बात समझ से बाहर है कि 17 को क्यों रखा, 20-22 को रख लेते, थोड़ा सा वक्त और मिल जाता। लेकिन वो कहते हैं कि 19 से पहले हमने ये बिल पास करवाना है। अच्छा, और जिद है कि ये बिल पास हर हाल में करवाना है। उनको ये नहीं पता कि उनके अपने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ये कह चुके हैं कि ये स्ट्राइक डाउन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो क्यों वो चाहते हैं? फिर यही है कि एक बच्चा जो बार बार खेलने को खिलौना मांगता है तो वो खिलौना बाज का उसे दे दिया जाता है कि लो भाई खेल लो। तो जाहिर है कि जब बड़ा चाहे वो खिलौना उससे वापस ले लिया जाता है। तो मेरे ख्याल में ये अगर आर्जी बंदोबस्त हुआ है, क्योंकि आज की इतलात यही हैं कि आज इत्तेहादियों के साथ बातचीत हुई, इत्तेहादियों ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि हम आपको वोट कर देंगे, लेकिन ये 32 बिलों पर वोट नहीं होगा। ये मेरे ख्याल में 7-8 या 7-8 के करीब बिल्स होंगे। अच्छा, 2 ज़्यादा अहमियत के हामिल बिल हैं जो ईवीएम और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वाला, इसके ऊपर एम्फसाइज़ किया गया है आज के रोज़, और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की भरपूर कोशिश की गई है। अब पता नहीं कि 17 से पहले कोई और तहफ़्फ़ुज़ात ना जाग जाएं उनके। अच्छा, या शायद अगर वो ना जागें और ये पास हो जाए तो फिर ये ज़ाहिर है कि इसकी ड्यू कंसल्टेशन नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सारे स्टेक होल्डर्स एक साइड पे हैं और हुकूमत एक साइड पे है। तो इस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज होगा और फिर ये वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको डिसाइड करेगी कि इधर के ये इस आने वाले इलेक्शंस में ये यूज़ होगा या नेक्स्ट में इसको यूज किया जा सकता है। लेकिन मुर्जा साहब लेकिन एमकेएम को तो 1-2 चीजें मेरी सुन ले। मैं आपको बता रहा हूँ, 2-3-4 अपोजिशन के लोगों से भी कहा जा रहा है कि आप लोग को विजिट है आपका, कुछ यूएई का, कुछ सऊदीया का, तो आप जाएं ज़रा 2-4-5 दिन चल फिर आएँ, ज़रा घूम आएँ। तो वो शायद कुछ अपोजिशन के लोग अगर उधर घुमाने भेज दिए जाएं। मेजर किरदार रह जाता है फिर आके जहांगीर तरीन साहब का कि क्या वो उनके लोग जो हैं वो साथ वहाँ पे खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे।
तो ये एक तरह का लिटमस टेस्ट आप कह सकते हैं, एक टेस्ट है गवर्नमेंट का। अगर ये यहाँ से पास करवा लेती है, फिर भी आज ये खबर के तौर पे आप देख लें एक तालिब इल्म की हैसियत से कि ये चीज़ें स्ट्राइक डाउन होनी हैं। अच्छा, इस इलेक्शन आने वाले में ये यूज़ नहीं हो सकती, वन थिंग। सेकंड ये है कि शायद ये इस टेस्ट में इसी देनी हुकूमत को कुछ नज़र आ जाए कि ये वो नहीं कर पाए जो ये करना चाहते थे, तो एक नई डिस्टेबलाइजेशन और नए सियासी जो बहरान है उसका शिकार हो जाए। अच्छा, तो अब ये दोनों तरफ नर्व्स गेम है। अच्छा, और मियां शहबाज शरीफ जो हैं पूरे एक हफ्ते से वो यहाँ इस्लामाबाद में ही हैं, बड़ी खामोशी से वो कुछ मुलाकातें भी कर रहे हैं। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ भी मुलाकात उनकी हुई, हफ्ते को भी मुलाकात हुई, और वो कुछ सियासी लोगों से भी मिल रहे हैं, कुछ गैर सियासी लोगों से भी मिल रहे हैं। तो अब बड़ी एक उसमें तमाम लोगों को आज उन्होंने राब्ते भी किए तमाम अपनी PDM के लोगों से, और उनको वो अपने आप से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ अपने जो PDM के उनके रहनुमा हैं वो सियासी जमातों में भी लोगों को कोशिश कर रहे हैं। यानी कि दोनों तरफ से पूरा जोर जो है वो लगाया जा रहा है। लेकिन अपोजिशन के एक रहनुमा ने एक बड़ी बात कही थी, उन्होंने कहा कि अगर ये 20 को इजलास कर लेते तो यकीन माने, वो कहते हैं कि हम इनको बड़ी 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 शिकस्त दे सकते थे। अच्छा। लेकिन ये 19 से पहले कर रहे हैं। अच्छा, तो इसमें अब देखें क्या होता है। इम्कानात इमरान खान के ज़्यादा हैं। बाबू डोगर साहब, ये जो काफ लीग का इजलास हुआ उसमें तो ये चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं कि जी काफ लीग की मेजॉरिटी ने कह दिया है, दोनों तरह से रिपोर्ट हो रही है मीडिया में कि जी अलग हो जाओ तहरीक इंसाफ से। तारिक बशीर चीमा साहब इस चीज़ के हामी थे, इत्तेहाद ख़त्म कर दें, बस बहुत हो गया। उन्होंने कहा जी महंगाई बड़ी है, बेरोज़गारी है, ये हमारी सुनते नहीं, ये है वो है। तो अब फैसला जब परवेज़ इलाही साहब ने करना है, ये खबरें तो ये छपी हैं, तो क्या बाकी काफली की सद तक चली गई अब के ये आखिरी एक दफ़ा मौका दिया जा रहा है हुकूमत को, वरना लहदी है? देखिए उसामा साहब, काफली को बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन थी। चौधरी परवेज़ इलाही ने अभी भी कुछ लोगों ने उनसे बात की कि क्या गवर्नमेंट के साथ मामला तय पा गया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल कोई मामला तय नहीं पाया। और मेरी रेजोल्यूशन वहीं की वहीं खड़ी हुई हैं। लेकिन चूँकि पार्टी में जो भी फैसला होगा हम उसको, काफली के अंदर जो उनका पार्लिमानी ग्रुप है उसके अंदर जो भी फैसला होगा हम उसको ऑनर करेंगे, क्योंकि मोहम्मद सलाई जो है वो ये चाह रहे हैं कि इमरान खान को एक मौका मिलना चाहिए और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ काफली ने इलेक्शन में जाना है। अब उनके जो अपने MPs हैं, जो उनके पंजाब में MPs और MNAs हैं, वो चाह रहे हैं कि जनाब कुछ हमें डेवलपमेंट के पैसे मिल रहे हैं, कुछ हम अपने इलाकों में डेवलपमेंट करवाएं, कुछ वहाँ पे लोगों को अकोमोडेट करें, किस मुँह से हम इलेक्शन में जाएंगे। तो यही वो मौका है कि वो गवर्नमेंट को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, यही वो मौका है कि वो गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ ले सकते हैं ताकि अपने हलकों में कुछ ना कुछ करवाएं और फिर उसका वोट लेने जाएँ। तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन असल अहम चीज़ जो थी वो थी MKM की रेजर्वेशंस। MKM ने तो बाकायदा तौर पर अमीनुल हक साहब ने तो उस AVM मशीन को ही चैलेंज कर दिया था कि जनाब ये जो सॉफ्टवेयरिंग है ये तो इसमें जो मर्जी कर दें, इसमें जो मर्जी सॉफ्टवेयरिंग कर दें, इसमें तो ये तो गवर्नमेंट अगर गलत तरीके से करे तो ये जीतने वाले को हरा सकती है, हराने वाले को जितवा सकती है। तो हमें इस मशीन पे ट्रस्ट नहीं है। उन्होंने तो उस मशीन पे डिस्ट्रस्ट कर दिया था। अब देखने वाली चीज़ ये कि उनको गवर्नमेंट ने किस तरह से राम किया है, कौन सा ऐसा सबजबाग दिखाया है कि जिसकी वजह से वो अब वोट देने को तैयार होंगे। क्योंकि मेरी आज सुबह तक इतना ये थी को तैयार नहीं थे। अब ये तो गुलाम मुद्दा साहब बेहतर बता सकते कि कौन सी ऐसी चीज़ दिखाई गई है कि जनाब वो कह रहे हैं कि ठीक है हम इसको वोट डाल दें। वो गुलाम साहब मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक चीज़ें बता गए हैं, इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल हो जाएगा बताना, उन्होंने काफ़ी क्लियर की हैं बातें। अच्छा गुलाम साहब, ये काफली का ज़रा जल्दी से बता दें, मुझे ब्रेक लेनी है, 30 सेकेंड्स। काफ लीग जो है, देखिए अभी तक जिस तरह से बाबर डोगर साहब ने कहा, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास ही फैसला है और वही फैसला करेंगे। 17 तक मैंने अर्ज किया कि शायद हो सकता है कि कोई दोबारा नाराज हो जाए या उसके दोबारा तहफ़्ज़ात जाग जाए। नहीं, लेकिन ये बात दिन तो दो ही रहते हैं, हो जाएगी उनके आगे भी और पीछे भी। मेजॉरिटी ने ये कह दिया है, वो तो ये कहा कि जी परवेज़ इलाही फैसला कर दें, बाकी पार्लिमानी पार्टी कहती है जलादा हो जाए। देखिए अब वो वक्त आने को है कि बस इमरान खान साहब के साथ उनके घर वाले ही होंगे या फवाद चौधरी साहब होंगे, बाकी तो आहिस्ता साहब देख लीजिएगा कि ये चंद दिनों की बात है। ओह अच्छा, यहाँ तक मामला पहुँच गए। तो ये अब ये चंद दिन के बाद ये इस तरह की चीज़ें जी बिल्कुल। अगले
10-15 हफ्तों में आप देख लेंगे। 10-15 हफ्तों में। चलें जी, ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद बात करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए एक नई मुश्किल पैदा हो गई है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। वैसे तो शरीफ ख़ानदान की ये बात सबको पता है कि उनकी जितनी भी दौलत है उनके बारे में उनकी स्टेटमेंट ये साफ़ है कि उनके वालिद यानी नवाज शरीफ मियाँ शहबाज शरीफ के वालिद मरहूम मियाँ शरीफ साहब उन्हीं से डायरेक्ट चली गई थी, यानी नेक्स्ट जनरेशन में। यानी नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को कुछ नहीं मिला और इन्हीं के बच्चों को डायरेक्ट ट्रांसफ़र की गई थी दादा की तरफ से। तो बहरहाल कुछ ना कुछ इनके से भी आ ही गया होगा, वरना स्टेटमेंट ये है, चाहे कौमी असम्बली में आप देख लें, कहीं भी देख लें, प्रोग्राम्स में देख लें, वो कहते हैं जी हमारे नाम तो कुछ नहीं, तो ये सीधा बच्चों के नाम गया था जब वो छोटे थे, और यही सारा केस की बुनियाद भी है। और इसीलिए वो कहते हैं जी मेरा तो कुछ है ही नहीं था, ये सब मेरे बच्चों का ही है। तो बहरहाल अदालतों में उस तरह से चीज़ें साबित नहीं हुई, वहाँ यही हुआ कि जी ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की ही दौलत थी जो उनके बच्चों में गई है। बहरहाल अब मियाँ नवाज शरीफ साहब के जितने भी यहाँ असासे हैं, एक के बाद एक जनाब उनको नीलाम करने की बात हो रही है। उसकी वजह यह है कि 80 लाख पाउंड जुर्माना है मुख्तलिफ केसेस में मियाँ नवाज शरीफ साहब पर। अब वो बाहर हैं, इलाज उनका शुरू ही नहीं हो पा रहा, पता नहीं ठीक कब होंगे, वापस नहीं आ रहे, अदालतें यहाँ पर बुलाती हैं। यहाँ तक हाई कोर्ट की बात, अब इस्लामाबाद कोर्ट की बात कर रहे थे, तो वहीं पर ही हुआ कि जी वो तो मजाक उड़ाता होगा वो शख्स पाकिस्तान के निज़ाम का और अदालतों का। तो बहरहाल वो तो वापस नहीं आ रहे, लेकिन उनकी जो जायदाद यहाँ पर रह गई है उसको अब नीलाम किया जा रहा है। बाबर डोगर साहब, इसको रुकवाने के लिए पहले भी कोशिश हुई, कुछ थोड़ी बहुत जायदाद बिक सकी है, इससे कोई नुकसान होगा मियाँ नवाज शरीफ साहब के, इससे वापस आ जाएंगे, या इससे कोई आपको लगता है कौमी ख़जाने में कोई पैसे आएंगे? उसामा साहब ये 19 तारीख रखी है, मुझे तो लग रहा है कि ये हो सकता है 1-2 दिन में वैसे स्टे आ जाए इस पर भी। अच्छा इनकी पहले भी जो शहूपुरा में प्रॉपर्टी नीलाम की गई थी, तो उस बंदे की भी बड़ी अजीबोगरीब स्टोरी सामने आनी शुरू हो गई कि वो उनका अपना ही आदमी था जिसने बोली में हिस्सा लिया, और जिस तरह की बोली जितनी जानी चाहिए थी उतनी नहीं गई। तो यहाँ पे भी प्रॉक्सी बोली। मुझे एक बात बताए, एक आम आदमी, एक न्यूट्रल आदमी क्यों जाके एक इस तरह सिस्टम माफिया जो है उसको चैलेंज करेगा उनकी रेट को, और वहाँ जाके बोली में शिरकत करे और जनाब इतने पैसे दे, और वो पता चले कि कल ये गवर्नमेंट नहीं है और बाद में वो प्रॉपर्टी भी उससे गई। जी ऐसा हो गया हुआ है, ऐसा माजी में हुआ है, बिल्कुल सर, एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा हुआ है। तो इस तरह से जिस तरह से ये गवर्नमेंट रिकवरी करना चाह रही है, इस तरह से रिकवरी नहीं होनी। ये जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं इनको जनाब अटैच किया, अटैच करने के बाद जनाब इनकी नीलामी, और नीलामी में जनाब सीरियस बायर जो है वो आएगा ही नहीं। 80 लाख पाउंड क्यों कोई अपना दाव पे लगाएगा, जिसको नज़र आ रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है इसकी साख हर आने वाले दिन के साथ ख़राब हो रही है, और कल कोई पता नहीं नया सेटअप क्या होना है, और उस नए सेटअप में वो क्यों चाहेगा कि जनाब कि हो सकता है कि ये वो वापस ले जाएं, इसमें वो हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, तो अपने पैसे क्यों फंसाए। तो जिस तरह से ये रिकवरियाँ करने चाह रहे हैं, इस तरह से रिकवरियाँ होनी नहीं है। एक धेला ये बाहर से नहीं लेके आया, ये कह रहे थे जी अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज़ बाहर पड़ी हुई हैं, वो हम सारी रिकवर करेंगे, उसमें से 1 रुपया तो आ नहीं सका। अब चूँकि आगे इलेक्शन करीब आ रहे हैं, कौम को कुछ दिखाना भी है कि जनाब देखें हमने कुछ ना कुछ तो रिकवर किया था, और कुछ नहीं तो हमने यहाँ पर जो इनकी प्रॉपर्टी थी वही बकवा दी। ठीक, तो वो भी हो सकता है कि ये खुद ही कोई बंदा खड़ा कर दें, वो जाके वो ये प्रॉपर्टी खरीद ले। सीरियसली हाँ जी सही कह रहे हैं आप, कुछ न्यूट्रल बायर जो है वो तो ये प्रॉपर्टी नहीं खरीदने लगा। बड़ा मुश्किल होता है सर, और बाजी में हमने देखा है कि खरीदी हुई प्रॉपर्टी वो सब कुछ वापस मिल जाता है और वो हाथ मिलता रह जाता है आदमी। ये गुलाम साहब, अभी एक बड़े समझदार आदमी से मेरी बात हो रही थी, मैंने उनको कोई इस तरह लॉजिक पेश की, मैंने कहा जी कानून के तौर पर है सारा, आप करें, कोई इन्वेस्टमेंट है या कुछ है। उन्होंने कहा भाई हाथ जोड़ देने, कहा ये कानून का यहाँ पता होता है, कल को नई गवर्नमेंट आए वो सब कुछ बदल के रख दे, कुछ भी किसी भी वक्त सारा कुछ ही चेंज हो जाता है। तो हमारा ये वाकई ये निज़ाम इस तरह का है कि गवर्नमेंट बदले सब कुछ बदल जाता है। तो ये नहीं हो सकता कि अगरचे अदालती हुक्म है उसके मुताबिक आप नीलाम कर दें, कल को कुछ भी हो सकता है। ये हमने माजी में देखा है। कानून के एक बड़े माहिर थे, उन्होंने कानून की तारीफ़ ये की थी कि कानून एक मोम की नाक है और जिस तरफ चाहो उसको मोड़ लो। तो ये यहाँ पे इस केस के मस्ताक ये बिल्कुल बेहतरीन ये जुमला है। ये एक आई वॉश है, हम सब लिखते आए हैं, स्टोरियाँ करते आए हैं कितने सालों से, आसिफ अली जरदारी साहब की फ़लाँ जायदाद इसकी गज़ब हो गई है, फ़लाँ जायदाद जो है
अगर सब होने के बाद इसको जनाब इसकी नीलामी होगी, इसको फलां कर लिया जाएगा। इसी तरह से इन लोगों की सुनते आ रहे हैं। इस तरह से जितनी नीलामियों के इश्तिहार इन लोगों की दिए गए हैं सियासतदानों की, अब तक तो सारे महल्लात में आप और मैं रह रहे होते, लेकिन ये आपको पता है कि बड़ी रेलेवेंट बात की बाबा डोगर साहब ने कि इनकी प्रॉपर्टी को कौन हाथ डालेगा, मुझे आप बताएं। इनकी प्रॉपर्टी को कोई हाथ नहीं डालता, ना कोई लेगा। तो ये इस तरह का ये आई वॉश है, जिस तरह सियासी नारे हैं कि जी हमने ये किया था, हमने वो किया था। वो जो शेखुपुरा वाली ज़मीन है उसके ऊपर भी उनका अपना बंदा था जिसने बोली दी और उसके बाद वो ले ली। तो इस तरह से इन चीज़ों से आप कौमी ख़जाना नहीं भर सकते। जो आपने डिसीजन गलत लिए हैं गवर्नमेंट ने, उन डिसीजन को अंडू करते आप बाहर प्लेड करते केसेस को, यहाँ इन केसेस को तेज़ी से चलाते, जजेस अपॉइंट करते नए, और प्रोसिक्यूशन दुरुस्त करते, नैब को तमाम शवाहिद देने का पाबंद करते, तो अब तक बहुत सारी चीज़ें और अवाम भी इस मखमसे से बाहर आ जाती। अब वही बयानियाँ दोबारा ये हमारा अलमिया है वैसे। देखिए बेदार हो रहा है। साहब मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि जावेद अकबर साहब जो है वो कितना एक्टिव हुए हैं इस पर, शहजाद अकबर साहब सॉरी, वो कितना एक्टिव हुए हैं और वो कितने प्रेशर में हैं। उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को किस तरह से डंडा दिया हुआ है कि जनाब हमें इस पर कुछ ना कुछ चाहिए, हमें इस पर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट चाहिए कि लोगों को हम बताएं कि जनाब ये देखिए ये हमने उनसे रिकवर किया। अब मियाँ साहब तो बाहर चले गए, उनकी सारी फैमिली भी चली गई, मरियम नवाज वहाँ पर है, मरियम नवाज के साथ तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है। तो अब ये जो छोटे मोटे इस तरह के हैं कि जी 9 एकड़ ज़मीन है, 4 एकड़ ज़मीन है, इसको जनाब वो करके तो कुछ ना कुछ दिखाना चाह रहे हैं कि जनाब ये देखिए ये हमने उनसे रिकवरी की है। मुझे एक बात बताएं, आप अरबों डॉलर से शुरू हुए हैं और आके अब 80 लाख डॉलर है। 80 लाख डॉलर में ये 9 एकड़ ज़मीन कौन खरीदेगा? मुझे उसका नाम बता दें। नहीं वो सर इससे सारा तो नहीं रिकवर होगा, लेकिन मकसद ये है कि इनका कोई टिकट होल्डर होगा डोगर साहब, इनका कोई टिकट होल्डर होगा और वो ये जमीन खरीद के दोबारा 80 लाख पाउंड गुलाम मुर्दा साहब 1 अरब से ऊपर बनता है, 1.5 अरब रुपया बनता है। कौन 1.5 अरब रुपया अपना स्टेक पे लगाएगा? ज्यादा 1.5 अरब से भी ज्यादा। सारा एक जमीन से थोड़ी निकलना है। 9 एकड़ है तो उसमें से वो जो भी रेट लगेगा उसका। वो जो शेखुपुरा वाली जमीन नीलाम की गई थी उसमें एक ही बंदा आया था, एक ही बंदा आया, उसी ने बोली लगाई और उसी को उन्होंने जमीन दे दी। तो आप देख लीजिएगा 19 तारीख को अगर कोर्ट से कोई स्टे ना आया तो यहाँ पर भी बाहर कोई नहीं होना। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। गुलाम साहब ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान में जितना हमारा पैसा है सर्कल में वो तो छुप नहीं सकता, वो सबको पता है जी इतना पैसा सर्कुलेशन में है। उसके मुताबिक हम आज तक टैक्स उसका कोई मतलब कोई खास हिस्सा नहीं ले सके। इसी तरह से ये भी पता है कि मुल्क से दौलत लूटी गई और बाहर ले जाई गई। मुल्क की दौलत थी वो बाहर ले जाई गई, उसका कोई यानी टैक्स नहीं दिया, मनी ये टैक्स एवेजन हुई। जिस तरह भी स्विस अकाउंट का भी सुनते थे, साथ डार साहब भी कहते थे, मुझे अब याद नहीं 200 अरब डॉलर का उन्होंने भी कहा था जब उनकी गवर्नमेंट आई थी, वो कुछ नहीं बन सका। सरे महल का सुनते थे, अमेरिका के अपार्टमेंट का जरदारी साहब के बारे में सुनते थे, फिर पता चला कि उन्होंने कहा कि हाँ हमारे ही थे, हमने बेच दिए, पहले केस चलता रहा। ये है, लेकिन हम आज तक हम किसी भी इस तरह के केस में कोई बड़ी रिकवरी नहीं कर सके, उल्टा ब्रॉडशीट गले पड़ जाता है। बिल्कुल दुरुस्त है ये बात। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का ये अलमिया है कि यहाँ पे ना तो हम मुजरमों को सजा दिलवा सकते हैं, ना पॉलिटिकल एलीट को और एस्टेब्लिशमेंट को और जजेस को और सहाफ़ियों को इस तरह से उनको काबिल एहतसाब बना सकते हैं। ये हमारा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का ये अलमिया है। और इंडिया में देख लें, पाकिस्तान में देख लें, श्रीलंका और दीगर ममालिक करीबी जो हैं वहाँ पे देख लें, वहाँ पे ये सारे इसी तरह से फ़ायदे उठाते हैं और अपनी जायदादें बच्चे बाहर ले जाते हैं और अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। हम यहाँ भेड़ बकरियों की तरह इनकी अवाम जो है कभी किसी के नारे जिंदाबाद, कभी किसी के नारे मुर्दाबाद, कभी इसके पैसे लेके आएंगे, कभी स्विस पैसे लेके आएंगे, कभी लंदन से पैसे लेके आएंगे। लेकिन ये वो क्लास है जो आपस में बिल्कुल खट्टी है और कतन वो ये नहीं चाहता, कोई भी इनमें से नहीं चाहता कि एक दूसरे के पैसे वो लेके आए, क्योंकि अगर एक शख्स ने भी इब्तदा की तो फिर सबको पैसे लाने पड़ेंगे, फिर सबकी रस्सी गले में रस्सी डाली जाएगी और सबको घसीटा जाएगा। लेकिन वो निज़ाम कोई भी यहाँ ना किसी को सूट करता है, शराफिया को ना वो आने देगी।
तो ये बाबर साहब फिर जितने हम कहते हैं जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो तो रेमिटेंसेस बेचारे भेजते हैं, मेजॉरिटी वो है जो यानी मजदूर तबका कह लें जो रोज़गार के लिए वहाँ पर गए हुए हैं, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनका है। तो यहाँ बैठकर यहाँ जो एलीट क्लास है यानी जो चंद हज़ार लोग होंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं है, 22 करोड़ की आबादी में जो शायद 90% दौलत के मालिक हैं। हम शुगर मिल की बात करते हैं, शायद 100 ख़ानदान तो शायद इससे भी कम होंगे, लेकिन 100 हम कह सकते हैं लोगों की शुगर मिल है जो अमीर तरीन है। इसी तरह आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएँ, आप पेट्रोकेमिकल में चले जाएँ, कहीं भी वही ख़ानदान है, उन्हीं का यहाँ पर राज है, हाथ नहीं डाल सकते। सर इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वही ख़ानदान जो है हर गवर्नमेंट में होते हैं, वही आज इमरान खान के मशीर भी वही हैं, नवाशी के मशीर भी वही थे, और उनके अरबों रुपए के जो स्टेक लगे हुए हैं वो जब उसकी निगरानी करते हैं, वो हर गवर्नमेंट से सारा पैसा, सारी सब्सिडीज, हर चीज़ वो खरीदते हैं। लोग वहाँ से रिमिटेंसेस भेजते हैं, ये यहाँ से लूट के फिर पैसा बाहर भेज देते हैं। हेडलाइंस का वक्त हो रहा है, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।